गैंगस्टर विकास दुबे की तलाश में हरियाणा पुलिस की क्राइम ब्रांच ने होटल सासाराम में छापा मारा। हालांकि पुलिस को वहां से कुछ हाथ नहीं लगा। पुलिस अपने साथ सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग ले गई है। पुलिस को किसी संदिग्ध के आने की सूचना मिली थी। विकास दुबे की तलाश में यूपी एसटीएफ की टीम मध्य प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में नजर बनाए हुए है। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे के हरियाणा, मध्य प्रदेश या राजस्थान भागने की गोपनीय सूचना है। यूपी पुलिस हरियाणा पुलिस के संपर्क में है। कानपुर में पुलिस हमले पर बड़ी कार्रवाई करते हुए चौबेपुर थाने के सभी पुलिसकर्मियों को हटा दिया गया है। चौबेपुर थाना क्षेत्र के सभी पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया गया है। चौबेपुर के पुलिसकर्मियों पर विकास दुबे की मदद करने का शक है। करीब 200 पुलिस वालों की विकास दुबे से संबंधों के शक में जांच की जा रही है। कानपुर के तत्कालीन एसएसपी अनंत देव को यूपी एसटीएफ से हटा दिया गया है। अनंत देव की विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी के साथ फोटो वायरल हुई थी। सूत्रों के मुताबिक जय वाजपेयी के अनंत देव से नजदीकी रिश्ता है। मुठभेड़ में शहीद सीओ देवेंद्र मिश्रा ने अनंत देव को पत्र लिखकर कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बारे में जानकारी दी थी। कानपुर पुलिस के 8 पुलिस वालों की हत्या के आरोपी विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस ने 100 से ज्यादा टीमें लगाई। पुलिस अब तक 4 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। कानपुर मामले में पुलिस के अधिकारियों और विकास दुबे के संबंधों की जांच अब आईजी लखनऊ लक्ष्मी सिंह कर रही हैं। विकास दुबे के करीबी जय वाजपेयी की लखनऊ के एसटीएफ दफ्तर में हुई पूछताछ कानपुर से गिरफ्तार कर लखनऊ लाया गया था। सूत्रों के मुताबिक विकास दुबे जय वाजपेयी के निजी कार्यक्रमों में शामिल होता था। विकास को लग्जरी गाड़ियां भी जय वाजपेयी उपलब्ध करवाता था। सूत्रों के मुताबिक 3 दिन पहले लावारिस हालत में बरामद 3 लग्जरी गाड़ियां जय वाजपेयी की थी। सूत्रों के मुताबिक जय वाजपेयी ने एसटीएफ को बताया कि 8 दिन पहले जय वाजपेयी ने विकास दुबे के खाते में 15 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे। जय वाजपेयी ने 15 करोड़ रुपए की कीमत का फ्लैट दुबई में खरीदा हुआ है। विकास दुबे से 2% ब्याज पर रकम लेकर जय वाजपेयी उसे 5% ब्याज पर बांटता था। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ 7 सालों में जय वाजपेयी करोड़पति बन गया। 2013 में वो प्रिंटिंग प्रेस में आतंक के बल पर जय वाजपेयी ने विवादित जमीनों को खरीद फरोख्त कर मोटा पैसा कमाया। कानपुर के बिकरू गांव में पुलिस ने घर घर तलाशी का अभियान चलाया। पुलिस को विकास दुबे के घर के आगे बने एक घर में देसी बम और कारतूस मिले हैं। एक एल्बम भी मिली है। कानपुर हमले को लेकर बेल्हौर सीओ कार्यालय में लगे कंप्यूटर सिस्टम को सीज कर दिया गया है। फोरेंसिक टीम ने जांच करने के लिए इन कंप्यूटर्स को जब्त किया है। आईजी लखनऊ रेंज लक्ष्मी सिंह ने बेल्हौर सीओ कार्यालय के स्टाफ से पूछताछ भी की। शहीद डीएसपी देवेंद्र मिश्रा बेल्हौर के सीओ थे। प्रियंका गांधी वाड्रा ने योगी सरकार पर निशाना साधा। ट्वीट कर कहा, यूपी में अपराधियों के सामने नतमस्तक है कानून व्यवस्था। यूपी में अपराधी बेलगाम है और उन्हें सत्ता का संरक्षण हासिल है। यूपी में पिछले 3 सालों से लगातार हत्याओं के मामले में यूपी टॉप पर रहा है। दिल्ली से सटे ग्रेटर नोएडा में बिसरख थाने की पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। चेरी काउंटी पुलिस चौकी के पास हुए एनकाउंटर में विक्रम नाम का 25,000 का इनामी अपराधी पकड़ा गया। उसके पैर में गोली लगने से वो घायल भी हुआ। दूसरे बदमाश विशाल अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गया। गुजरात के कई जिलों में भारी बारिश से बाढ़ के हालात पैदा हो गए हैं। राजकोट, द्वारका और पोरबंदर में सोमवार से जोरदार बारिश हो रही है। राजकोट में 18 घंटे में 25 सेंटीमीटर पानी गिरा। कुल बारिश का करीब 1/3 से ज्यादा पानी 18 घंटे में ही बरस गया। निचले इलाकों में पानी भर गया है। जामनगर, द्वारका और कच्छ में भारी बारिश की चेतावनी है। गुजरात के राजकोट में गांव में बाढ़ आने से मवेशी बह गए। करीब 40 मवेशी भारी बारिश के बाद बाढ़ जैसे हालात में बह गए। तस्वीरों में गाय और भैंसें बहती नजर आ रही हैं। पानी का बहाव इतना तेज था कि किसी की भी मवेशियों को बचाने की हिम्मत नहीं हुई। गुजरात के राजकोट में वेणु नदी में बाढ़ की वजह से बांध की दीवार टूट गई। बाढ़ के पानी से फसलें बर्बाद हो गई। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जाए। जामनगर की रंगमती नदी के अलावा कई छोटी नदियां भी उफान पर हैं, जिससे जामनगर से जुड़ने वाले 6 गांवों से संपर्क टूट गया है। जामनगर में इस मंदिर की सिर्फ छत और ध्वज ही दिखाई दे रहा है। पूरा मंदिर डूब गया है। सीदसर का प्राचीन मंदिर भी डूब गया है। मंदिर में करीब 10 फीट पानी भर गया है।
सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में 2 दिन आंधी तूफान और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। जामनगर का रंजीत सागर बांध का पानी भी ओवरफ्लो होने लगा है। आसपास के गांव में पानी भर चुका है। लोगों को गांव से शिफ्ट किया जा चुका है, लेकिन इस बारिश ने उनकी फसलें और घर सब बर्बाद कर दिया है। तस्वीर गुजरात के जामनगर की है, जहां बारिश में 2 लोग फंस गए। इन्हें बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम पहुंची और दोनों को सुरक्षित बचा लिया गया। गांव में पानी भर जाने की वजह से एनडीआरएफ के बोट का इस्तेमाल करना पड़ा। गुजरात के ऊना के राजपुर में बंदरगाह पर 4 मकान ढह गए। समुद्र की लहरें इतनी तेज थी कि घरों को ढहाते हुए निकल गई। मौसम विभाग ने सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात में आंधी तूफान और 2 दिन भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। गुजरात की कई नदियां उफान पर है। पोरबंदर में भी एनडीआरएफ की टीम ने 2 लोगों को पानी में डूबने से बचाया। गांव में बाढ़ का पानी 3 फीट से भी ज्यादा ऊपर तक भर गया था। रेस्क्यू टीम ने बोट के लिए दोनों को बचाया। गांव तक जाने वाली सड़क पूरी पानी में डूबी हुई है। दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक आज भी दिल्ली एनसीआर में तेज बारिश की संभावना है। कल भी हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 9 तारीख के बाद दिल्ली में फिर तेज गर्मी होगी। भारी बारिश की वजह से भूस्खलन से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया। मलबा रुद्रप्रयाग और श्रीनगर के रास्ते में जमा हो गया। हाईवे बंद होने से यात्री समय पर बद्रीनाथ और केदारनाथ नहीं जा पाए। उत्तराखंड में पहाड़ों पर रोज बारिश की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लद्दाख में भारतीय सेना युद्धाभ्यास करने जा रही है। इसमें भारत कम समय में अधिक सैनिकों की तैनाती का अभ्यास करेगा। अभ्यास के दौरान पैराड्रॉपिंग से सैनिकों को लेह के पास उतारा जाएगा। चीन के साथ तनाव शुरू होने के बाद ये इस स्तर पर पहला सैनिक अभ्यास है। चीन के सैनिकों के हटने के बाद भारतीय सैनिकों के भी गलवान घाटी में संघर्ष वाली जगह से पीछे हटने की खबर को लेकर कांग्रेस ने पीएम मोदी के पुराने ट्वीट का हवाला देकर घेरा। शशि थरूर और रणदीप सुरजेवाला ने पीएम मोदी के साल 2013 के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा कि पीएम मोदी को अपने ही सवालों के जवाब देने चाहिए। तब गुजरात के मुख्यमंत्री रहते हुए मोदी ने भारतीय सैनिकों के पीछे हटने पर सरकार से सवाल किया था। पीएम नरेंद्र मोदी गुरुवार को ब्रिटेन में होने वाले इंडिया ग्लोबल वीक 2020 नाम के ऑनलाइन कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत के व्यापार और विदेशी निवेश की संभावनाओं पर बात करेंगे। राहुल गांधी ने अर्थव्यवस्था के मुद्दे पर सरकार को फिर घेरा। राहुल गांधी ने दावा किया कि सरकार का आर्थिक कुप्रबंधन लाखों परिवारों को बर्बाद करने वाला है। भारत के बाद अब अमेरिका में भी टिकटॉक समेत चीन के कई सोशल मीडिया ऐप पर पाबंदी लगाने का विचार हो रहा है। अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने कहा कि लोगों को चीन के ऐप तभी इस्तेमाल करने चाहिए जब वो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी को अपनी निजी जानकारियां सौंपना चाहते हों। नेपाल के विवादित नक्शे पर भारत का समर्थन करने वाली नेपाल की सांसद सरिता गिरी को उनकी पार्टी जनता समाजवादी पार्टी ने निकाल दिया है। साथ में ये भी सिफारिश की कि उन्हें सांसद पद से हटा दिया जाए। सरिता गिरी ने कहा था कि ये भारत से संबंध बिगाड़ने के लिए चीन की साजिश है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 7 लाख के पार हो गई है। कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,19,665 हो गई है। 24 घंटे में 22,252 नए केस सामने आए और 467 लोगों की मौत हुई। देश में पिछले 24 घंटे में 15,515 संक्रमित मरीज इलाज से ठीक हुए हैं। कुल 4,39,948 लोग इलाज से ठीक हो चुके हैं। अब तक 20,160 कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हो चुकी है। भारत में कोरोना से ठीक होने की रफ्तार बढ़कर 61.13% हो गई है, जबकि कोरोना वायरस से होने वाली मौत की प्रतिशत 2.78% हो गई है। भारत में प्रति 10 लाख की आबादी पर 315 लोग रोज ठीक हो रहे हैं, जबकि प्रति 10 लाख की आबादी पर 186 लोग कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं। दिल्ली में कोरोना से ठीक हुए मरीजों का रिकवरी रेट 72% से ऊपर पहुंच गया है। 24 घंटे में दिल्ली में 2008 नए संक्रमित मामले आए। दिल्ली में 126 दिन में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,02,831 हो गई है। 74,217 मरीज ठीक हो चुके हैं। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीज बढ़कर अब 2,17,000 हो गए हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान महाराष्ट्र में 5,134 नए केस सामने आए। महाराष्ट्र में अब तक 1,18,558 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हो चुके हैं।
मुंबई में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़कर 86,509 हो गई है। मुंबई में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना से 64 मौतें हुई। मुंबई में कोरोना से अब तक कुल 5,002 मौतें हो चुकी हैं। मुंबई के धारावी में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना का सिर्फ एक मामला सामने आया। धारावी में अब तक कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 2,335 हो गई है। मुंबई में दुकान खुलने की समय सीमा बढ़ाकर शाम 7 बजे तक कर दी गई है। 9 जुलाई से सुबह 9 बजे से शाम 7 बजे तक दुकानें खुली रखने की इजाजत मिली है। अब तक शाम 5 बजे तक की इजाजत थी। महाराष्ट्र में आज से होटल, गेस्ट हाउस और लॉज खुल जाएंगे। ये वो होटल हैं जहां गेस्ट ठहरते हैं। सरकार ने 33% मेहमानों की सीमा और अन्य शर्तों के साथ होटलों को खोलने की इजाजत दी है। बेंगलुरु में 96 साल की कोरोना पॉजिटिव बुजुर्ग महिला पूरी तरह ठीक होकर अस्पताल से घर लौट गई। इससे पहले भी बेंगलुरु की एक 99 वर्षीय बुजुर्ग महिला ने कोरोना को मात दी थी और वो ठीक होकर वापस लौटी थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास तक पहुंचा कोरोना वायरस। सीएम के रिश्तेदार को कोरोना होने के बाद सीएम आवास को सैनिटाइज किया गया। सीएम हाउस के सभी लोगों का कोरोना जांच करवाया जा रहा है। कोरोना वायरस की वजह से सीबीएसई 9वीं से 10वीं तक के पाठ्यक्रम में 30% की कटौती करेगा। केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट करके ये जानकारी दी। दिल्ली हाईकोर्ट में दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑनलाइन ओपन बुक परीक्षा को रद्द किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के डीन ऑफ एग्जामिनेशन ने कोर्ट को बताया कि जितने छात्र रजिस्ट्रेशन करवाए हैं वो ऑनलाइन इम्तिहान देंगे। जो छात्र ऑनलाइन परीक्षा नहीं देंगे वो बाद में जब परीक्षाएं करवाई जाएंगी तब ऑफलाइन परीक्षा दे पाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने टर्मिनल सेमेस्टर या आखिरी साल की परीक्षाओं को सितंबर के अंत तक आयोजित कराने के यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के फैसले का विरोध किया है। महाराष्ट्र के उच्च शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने यूजीसी के फैसले को छात्रों की जान से खिलवाड़ बताया। अमेरिका की ट्रंप सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का आधिकारिक फैसला कर लिया है। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक अमेरिकी सरकार ने विश्व स्वास्थ्य संगठन से अलग होने का नोटिस संयुक्त राष्ट्र संघ को भेज दिया है। नोटिस के मुताबिक अगले साल 6 जुलाई से अमेरिका WHO का सदस्य नहीं रहेगा। WHO से हटने के लिए 1 साल का नोटिस भेजना जरूरी होता है। कांग्रेस नेता अहमद पटेल को प्रवर्तन निदेशालय ने संदेसरा मामले में फिर से पूछताछ के लिए समन भेजा है। अहमद पटेल से गुरुवार को पूछताछ की जाएगी। कांग्रेस नेता अहमद पटेल से ईडी इस मामले में चौथी बार पूछताछ करेगा। मध्य प्रदेश के मंडला में चावल मिल के मालिक की बर्बरता का वीडियो वायरल हुआ है। इस वीडियो में आदिनाथ राइस मिल का मालिक अमित जैन एक ट्रक चालक और उसके सहयोगी को खंबे से बांधकर पिटाई करता नजर आ रहा है। दोनों पर धान की बोरियों की चोरी का आरोप लगा है। पुलिस के मुताबिक इस घटना की कोई शिकायत नहीं आई। अगर आएगी तो कार्रवाई की जाएगी। राजस्थान के बाड़मेर में एक बार फिर टिड्डियों का हमला हुआ। पेड़ों और फसलों पर चिपकी टिड्डियों को मारने के लिए ड्रोन से केमिकल का छिड़काव किया गया। यूपी के प्रयागराज में सोमवार को तांगा रेस का आयोजन किया गया। हर साल सावन के महीने में ये रेस की जाती है। घोड़ों को तांगे के साथ शहर की सड़कों पर दौड़ाया जाता है, जिसमें सड़कों पर तांगे के साथ गाड़ियां और हॉर्न बजाती बाइक भी साथ रहती है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.